नमस्कार साथियों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यून। और आज हम बात करना चाहते हैं बरेली में हुए बवाल को लेकर के और फिर तौकीर रजा की गिरफ्तारी को लेकर के, योगी आदित्यनाथ के एक्शन को लेकर के और फिर उनके भाषणों में जो बात सुबह से शाम तक आज सुनाई पड़ी उसको लेकर के। अब सबसे खास बात यह है कि बरेली में हिंसा हुई या बरेली में बवाल हुआ तो क्यों हुआ, और उस बवाल के बाद आखिरकार पुलिस ने क्या कदम उठाए और तौकीर रजा की क्या भूमिका थी। बार बार बरेली में हो रहे इस तरह के बवाल के पीछे आखिर तौकीर रजा का ही नाम क्यों आता है। तो ये तमाम सारा विषय है जिसको लेकर के आज हम बात करेंगे आपके साथ। और उत्तर प्रदेश में बरेली में बीते दिनों जो कुछ भी हुआ है उसने पूरे प्रदेश की राजनीति, कानून व्यवस्था सबको सुर्खियों में ला दिया। अब एक तरफ धार्मिक जुलूस, दूसरी तरफ पथराव, उपद्रव और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, और उस बयान के ठीक बाद तौकीर रजा की और उनके साथ में कुछ लोगों की गिरफ्तारी। ये बेहद अहम है। और उस दौर में जब लगातार, खासतौर पर आपने देखी कि एक पॉलिटिकल ट्रेंड देखने को मिला 2017 में, जब सत्ता संभाली योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने इस तरह के दंगों, इस तरह के जो भी माहौल बिगाड़ने वाली स्थितियां थी उन पर प्रभावी एक्शन लेने की कोशिश की। और उत्तर प्रदेश को उन्होंने कहा कि हम इनको दंगा फसाद और कर्फ्यू मुक्त कर देंगे। हालांकि कई बार ऐसे घटनाक्रम आए जो कमोबेश कर्फ्यू जैसी स्थितियों में उत्तर प्रदेश के उन इलाकों को ले गए, लेकिन सरकार ने एफर्ट किया, सख्ती की, काफी ज्यादा सख्ती की, और उसके नाते कई जगहों पर कर्फ्यू टाला भी गया। कई जगहों पर कर्फ्यू के बजाय निषेधाज्ञा लागू की गई, इंटरनेट बंद किया गया, तमाम सुविधाएं बंद की गई, किसी भी तरीके का मोबिलाइजेशन बंद किया गया, और उसके नतीजा ये रहा कि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हुई। अब 2000 उन्होंने बहुत साफ तौर पर यह भाषण देते हुए कहा कि आज भी, जब आज वो टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में बोल रहे थे और फिर जब वो श्रावस्ती में बोल रहे थे, दोनों जगहों पर उन्होंने अपने भाषण में इस बात को खास तौर पर इंगित किया कि ये उत्तर प्रदेश वो 2017 वाला उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पर दंगे होते थे, जहां पर शहर दर शहर जलते थे, एफआईआर नहीं होती थी। उनका आरोप समाजवादी पार्टी की उस सरकार पर था जिस सरकार के दौर में उत्तर प्रदेश में कहा गया कि सैकड़ों की संख्या में दंगे। अब वो चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे हों, वो चाहे मेरठ में हों, सहारनपुर में हों, कई सारे इलाकों में। देखिए, ये बात भी माननी पड़ेगी कि दंगे सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए हों ऐसा नहीं है। उससे पहले बीएसपी के कार्यकाल में या बीजेपी के कार्यकाल में भी कई बार स्थितियां जो है वो बिगड़ी। अब उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां बिगड़ी, लेकिन वो कैसे संभाला गया, इसको लेकर के जो लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन था उसको बेहतर करने की कोशिश योगी सरकार ने की। अब जब योगी सरकार ये करती है और फिर योगी आदित्यनाथ जब ये भाषण देते हैं, उन्होंने कहा कि ना नाकाबंदी होगी और ना कर्फ्यू लगेगा। वो कहते हैं कि दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनके आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। जब योगी ये कहते हैं और उसी के बाद तौकीर रजा की गिरफ्तारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बरेली के एसपी और डीएम की, तो साफ तौर पर यह इशारा मिलता है कि सरकार ने इस तरीके से जो माहौल को बिगाड़ने वाले लोग थे उन पर सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है, और इसीलिए इसीलिए इस तरह का कदम उठाने के निर्देश जो है वो दिए गए। और एक तरफ मुख्यमंत्री का भाषण, दूसरी तरफ जो वहां के एसएसपी है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तौकीर रजा को जेल भेजने की कार्रवाई। अब सवाल यह है कि क्या बरेली की घटना महज एक स्थानीय उपद्रव थी, या इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। और खास तौर पर उस दौर में जब एक तरफ मणिपुर, दूसरी तरफ नेपाल, तीसरी तरफ उत्तराखंड और लद्दाख के अंदर माहौल बिगड़ा हुआ है, और उस दौर में बरेली को सुलगाकर क्या समूचे रुहेलखंड को सुलगाने की साजिश थी, या उत्तर प्रदेश में एक अस्थिर वातावरण बनाने की कोशिश थी। और खासतौर पर वो तब जब बिहार में, पड़ोसी राज्य में, चुनाव होने हैं, और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव। तो क्या योगी का एक्शन सिर्फ कोई प्रशासनिक एक्शन नहीं है? जो उन्होंने बयान दिया वो क्या सिर्फ एक प्रशासनिक प्रशासक का बयान है, या फिर 2027 को लेकर एक उनकी जो पॉलिटिकल प्रिपरेशन है, राजनीतिक तैयारी है, इसको लेकर के भी? और आज हम इसी मुद्दे की पूरी तरीके से पड़ताल करें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे घटनाक्रम की, कि आपको बताएं कि बरेली के अंदर क्या कुछ हुआ है। बरेली में धार्मिक जुलूस के दौरान माहौल बिगड़ा, नारेबाजी हुई, रास्ता रोकने की कोशिश की गई, पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों ने पथराव कर दिया।
अब प्रशासन ने मोर्चा संभाला और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया और फिर जांच शुरू की। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें वायरल हुई, उन्होंने बरेली ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी माहौल बिगाड़ने का काम किया। और ये सबसे बड़ी चिंता थी सरकार की, कि बरेली को एक बारगी तो पुलिस बल की तैनाती करके, कार्रवाई कर करके कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर अगल बगल के इलाकों में इसका प्रभाव पड़ा तो उसको किस तरीके से रोका जाए। और इसके लिए फिर क्या किया गया? बहुत साफ तौर पर तस्वीर दिखाई पड़ रही थी, यानी साफ था कि आस्था के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश बरेली के अंदर हुई। लेकिन सरकार ने साफ किया कि कोई कर्फ्यू नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कानून का राज स्थापित। अब ये कैसे किया गया? कार्रवाई करके, एफआईआर दर्ज कर करके, तौकीर रजा को डिटेन कर करके, उनके समर्थकों को बरेली के अंदर डिटेन कर करके। अभी लगा कि बात केवल इतने तक ही थम जाएगी, उनको डिटेन कर लिया जाएगा। कई बार पहले भी ऐसा हो चुका, जब तौकीर रजा ने इस तरह के भड़काऊ विवाद बयान दिए और उसके बाद उनको जो है हिरासत में लिया गया और फिर बाद में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ही उनको छोड़ दिया। अब सवाल यह कि बरेली ही क्यों? आखिर बार बार ये शहर सुर्खियों में क्यों रहता है, और खास तौर पर इस तरह के मुद्दों को लेकर सुर्खियों में क्यों रहता है? तो सबसे बड़ी वजह है, बरेली का सामाजिक ढांचा बेहद ही संवेदनशील है। ये हम और आप जानते हैं। वहां आबादी की जो डेमोग्राफी है वो किस तरीके की है, कितना सेंसिटिव है वो इलाका। और फिर कई बार धार्मिक जुलूसों और त्योहारों के दौरान बरेली में इस तरह के वाकये होने के इतिहास में कई सारे घटनाक्रम प्रमाण है। उदाहरण, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पूरा इलाका है वो राजनीतिक तौर पर मूड इंडिकेटर माना जाता है। अब मूड इंडिकेटर अगर ये बनता है तो ये दोनों तरफ जा सकती है बात, कि मूड इंडिकेटर एक तरफ बनता है कि माहौल खराब है, और दूसरी तरफ बनता है कि अगर माहौल बिगाड़ोगे तो हम इतनी सख्ती करेंगे, इतनी सख्ती करेंगे। जो बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई आपकी आने वाली पीढ़ियां याद। तो मैसेज दोनों से जाता है। अब ये इस घटनाक्रम से और 24-48 घंटे के हुए घटनाक्रम से क्या संदेश गया है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब जब योगी ये कहते हैं कि हम इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं, और उनका ये बयान कि, और अब आपको जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कल, जो आज सुबह उन्होंने जब बयान दिया टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि सत्ता किसकी है। अब योगी आदित्यनाथ के शब्दों पर गौर करिएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल बरेली में एक मौलाना ये भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि न नाकेबंदी होगी, न कर्फ्यू लगेगा। जो सबक हमने दिया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे के बारे में 2 बार सोचेंगी। ये योगी आदित्यनाथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया के आज सुबह के कार्यक्रम में बयान दिया। और उसी के बाद जो वहां के अनुराग आर्या एसएसपी है और वहां के जो डीएम है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उनकी गिरफ्तारी का औपचारिक तौर पर ऐलान किया गया। ये भी बताया गया कि बरेली में दंगों को भड़काने के लिए बाकायदा हथियारों वाली साजिश रचने की कोशिश की। अब ये सच है या कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश, ये प्रशासन जांच में बता सकता है। कि एसआईटी का गठन भी किया गया है, वहां के सीनियर अफसर हैं, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का 10 सदस्यीय टीम बनाई है। उसका गठन किया गया है जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी, कि जो पुलिस ने तथ्य बताए हैं कि वहां पर मौके पर अवैध हथियार मिले, कथित तौर पर बम मिले, यानी एक बड़ी घटना वहां पर करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, ये सच है या झूठ। योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो 3 तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को प्रभावित करता है। पहला ये कि अब उत्तर प्रदेश में दंगों की राजनीति को उनकी सरकार या उनके नेतृत्व वाली सरकार स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा ये कि प्रशासन कानून के राज को स्थापित करने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो थोड़ा दबाव में ही आने की स्थिति में क्यों ना है। और सबसे बड़ी बात, विकास की कहानी तभी लिखी जाएगी जब कानून व्यवस्था बेहतर होगी। ये बात सरकार अपने संदेश में, मुख्यमंत्री अपने संदेश में सामने रखना चाहते हैं। अब विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, और ये भी दिलचस्प। विपक्ष ये कहता है भाई राजनीति है ना, राजनीति तो राजनीति है, बहस होगी ही। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाएगा ही लगाएगा। समाजवादी पार्टी ये कहती है, और उसकी ओर से प्रतिक्रिया दी गई कि योगी कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरीके से नाकाम, सांप्रदायिक माहौल को
अपने बयानों से जानबूझकर बिगाड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर, उनकी सरकार पर लगाया है। कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है वो ये कहती है कि त्योहारों के नाम पर तनाव पैदा करना और बीजेपी को राजनीतिक फायदा उठाना, ये तो योगी आदित्यनाथ करते ही रहे हैं। और यहां भी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार सामाजिक तनाव पैदा कर करके राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अब बीजेपी इस पर क्या पलटवार कहती है? वो कहती है कि 17 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों का गढ़ था, लेकिन 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो दंगाई है उसकी जगह जेल में करती है। अब ये तीनों बयान चल रहे हैं। देखिए, एक तरफ बिहार में चुनाव है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर अभी से सुगबुगाहट हो गई है। एक तरफ आप देखिए, आजम खान जब जेल से रिहा हुए तो किस तरीके से उसको पॉलिटिकल नैरेटिव देने की कोशिश हुई। एक तरफ 9 अक्टूबर को मायावती बड़ा कार्यक्रम कर रही है, काशी राम जी के जयंती पर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम, 2 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने की कोशिश हो रही है। 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है और उस पर सैफई में समाजवादियों की एक बड़ी जमघट होनी है, एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा होनी है, और वहां से फिर अपनी पॉलिटिकल तैयारी को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने जा रही है। अब देखिए क्या होता है। तो क्या योगी का जो एक्शन है वो महज एक प्रशासनिक एक्शन है, या उनकी जो चुनावी रणनीति है, चुनावी नब्ज पकड़ने की जो उनकी कला है, उसका एक नमूना है? अब 2017 और 2017 के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों की तुलना होगी, और इसीलिए बार बार योगी आदित्यनाथ उन परिस्थितियों को सामने लाकर, और खास तौर पर जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक दंगों जैसे मुद्दे सामने आते हैं, या ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिसमें वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को बैकफुट पर ढकेल सकते हैं, वो इस तरह के बयान देने से पीछे नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी का शासन था और उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे। बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि कर्फ्यू और नाकाबंदी उस दौर में आम बात थी, और मुजफ्फरनगर के दंगे इस बात का उदाहरण है। ये आरोप बीजेपी लगाती है। बीजेपी ये भी कहती है कि त्योहारों के दिन पुलिस पर एक बड़ा दबाव हुआ करता था, वो दबाव हमने रिलीज किया है। और वो अब कहते हैं कि 17 के बाद के शासन में क्या किया है। सरकार ने कहा कि हम कर्फ्यू बिल्कुल नहीं लगाएंगे, यानी कर्फ्यू की नौबत भी हमने नहीं आने दी। अपराधियों और दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की, माफिया राज पर सख्ती की, और कानून व्यवस्था को बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर तब्दील किया। और वो इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए 17 के बाद 22 में भी हम बहुमत की सरकार के साथ वापस लौटे, और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब योगी मॉडल की बात भी इसमें होती है, और जब योगी आदित्यनाथ इस तरह का भाषण देते हैं तो दिन भर ये भी चीज ट्रेंड करती है, जो है जीरो टॉलरेंस ऑफ राइट्स। जीरो टॉलरेंस ऑफ राइट्स सुबह से लगातार ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया, और यही संदेश देने की कोशिश शायद योगी आदित्यनाथ की है, और इसी बात को भुनाने की कोशिश बीजेपी संगठनात्मक तौर पर आने वाले वक्त में करेगी। अभी वो बिहार में भी स्टार प्रचारक होंगे, वहां भी वो इन बातों को दोहराएंगे, क्योंकि बिहार की सियासत भी बहुत हद तक उत्तर प्रदेश की सियासत सरीखी है, बड़ा प्रभावित होती है उत्तर प्रदेश की सियासत से। अब सवाल इसी बात का है कि बरेली में बवाल क्यों हुआ, और सवाल यह है कि आस्था का अधिकार बनाम व्यवस्था की मजबूरी का संतुलन आखिर कहां है। ऐसी भी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती कि आपकी आस्था भी रह जाए और व्यवस्था भी कायम रहे? क्या हर बार आस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था को बिगाड़ देना ये जरूरी है? अब योगी आदित्यनाथ उसके बाद, यहाँ के कार्यक्रम के बाद श्रावस्ती पहुंचते हैं, उन्होंने कहा कि आस्था अंतःकरण का विषय है। उन्होंने खास तौर पर अपना निशाना, आप भी समझ सकते हैं, किस ओर रखा। उन्होंने कहा कि आस्था अंतःकरण का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो बुत परस्ती के खिलाफ हैं, वो इस तरह के प्रदर्शन कर करके अपनी ही आस्था को झुठलाते हैं। तो इशारा उनका बहुत साफ तौर पर है, वो पॉलिटिकल बयान देने में हिचकते रहिए, ये उनकी पॉलिटिकल स्टाइल है। अब वो ये कह रहे हैं कि आस्था के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी, बेटियों का जीना हराम कर देना, व्यापारियों पर हमला कर देना, ये उनको बर्दाश्त नहीं। अब इसमें विपक्ष कहता है कि आप जब निशाना साधते हैं तो आप केवल एक समुदाय को निशाने पर लेते हैं, जबकि इस तरह के आपराधिक कृत्यों में शामिल तो तमाम सारे वर्गों के लोग हैं, लेकिन आपके निशाने पर केवल एक व्यक्ति क्यों होता है? तब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई,
आप ये समझिए कि हमारा संदेश बहुत साफ है, धर्म मानो लेकिन कानून मत तोड़ो। धर्म मानने के लिए अगर कानून तोड़ोगे तो मैं कानून का डंडा आपके सामने। विपक्ष कहता है कि भाई, आप अगर कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं और इस तरह की हालात आ रहे हैं, तो उन हालात में आप एक तरफा कार्रवाई करते हुए क्यों देखते हैं, एक तरफा बयान देते हुए क्यों देखते हैं? अब इसका जवाब भी बीजेपी देती है, योगी आदित्यनाथ देते हैं। वो कहते हैं ये हमारी पॉलिटिकल स्टाइल है, आप हमारे सामने चुनौती रखोगे, हम चुनौती तोड़ देंगे। और वो कहते हैं इसके इलाज के लिए और ऐसे लोगों के इलाज के लिए हमने बुलडोजर का इजाद किया है। आप देखिए कि एक तरफ आई लव मोहम्मद, फिर दूसरी तरफ आई लव महादेव, और अब आज तो लखनऊ में पोस्टर्स लग गए आई लव बुलडोजर। खैर, ग्राउंड जीरो पर जो वस्तु स्थिति है, बरेली के अंदर तनाव व्याप्त है। बड़े पैमाने पर पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, तमाम सीसीटीवी फुटेज, मीडिया कैमरों की पड़ताल की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। प्रशासन का दावा है कि हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों की मदद से अमन चैन कायम रखा गया है, ताकि आने वाले जो त्योहार हैं, वो चाहे नवमी का पर्व हो, दसवीं का, दशहरे का पर्व हो, इन तमाम पर्वों को सुचारू रूप से बरेली में मनाया जा सके, इस बात की उनकी कोशिश है। अब इस पूरे मुद्दे का राजनीतिक असर क्या होगा? असर क्या होगा? बीजेपी इस घटना को कानून राज बनाम दंगाई राज के तौर पर, उस नैरेटिव के तौर पर भुनाने की कोशिश करेगी। योगी का बयान इस तरफ इशारा भी करता है, और वो कहते हैं कि 2027 तक लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा हमारा मुद्दा होगा, 27 के चुनाव में भी बड़ा मुद्दा होगा। और इसी मुद्दे पर हम विपक्ष को एक बार फिर कहेंगे कि जनता हमको सरकार में लाने जा रही है, क्योंकि हमने कानून व्यवस्था आपके राज्यकाल से, आपके शासनकाल से बेहतर थी। विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताकर पलटवार करेगा, और ये शुरू भी हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जनता का नैरेटिव, यानी जनता किस नैरेटिव पर भरोसा करे, जनता का नैरेटिव क्या होगा? वो सत्ता पक्ष के इन जुमलों पर फंस जाएगी, या फिर विपक्ष के उन बयानों के चक्कर में आ जाएगी जो बयान सरकार को घेरने के लिए? अब सबसे बड़ा सवाल कि भविष्य की तस्वीर क्या इस पूरे घटनाक्रम से निकल कर आती है। बरेली का बवाल और योगी का एक्शन सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज है, जहां बीजेपी चाहती है कि जनता को याद रहे कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों का गढ़ था, और 2017 के बाद कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश को पहचाना जाता है। और यही बात बार बार चुनाव आने से पहले दोहराई जाए, ये बीजेपी, उनके नेतृत्वकर्ताओं की, योगी आदित्यनाथ की कोशिश होगी। सबसे बड़ी बात है, और इसीलिए आज की सबसे बड़ी पड़ताल से यही तस्वीर निकल कर आती है कि बरेली की घटना एक घटना जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने के लिए किया जाने वाला है। यानी इस घटना तो 2 दिनों तक हुई, लेकिन इस पॉलिटिकल नैरेटिव को आने वाले कई दिनों तक भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी होगी और विपक्ष की तरफ से भी होगी। और योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया है कि छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। और इधर विपक्ष कह रहा है कि अगर हमको इस तरीके से चुनौती देने की कोशिश की जाएगी, तो हम उन मुद्दों को, उन तमाम विकास के कारनामों की कलई खोलने का काम करेंगे जो सरकार को, यानी जो सत्ता पक्ष है, उसको तिबारा सत्ता में आने से रोके। विपक्ष इस नैरेटिव की काट ढूंढ पाएगा कि नहीं? क्या जनता इसे कानून व्यवस्था की मजबूती का हिस्सा मानेगी, या कोई राजनीतिक प्रयोग समझेगी? क्या ये यूपी का विकास मॉडल इस बार भी लॉ एंड ऑर्डर के इर्द गिर्द ही तैयार होगा? उत्तर प्रदेश की जो नई सत्ता होगी, नए चुनाव होंगे, उनका पॉलिटिकल नैरेटिव भी कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द ही जाएगा, या फिर विकास का मुद्दा, जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसको जनता जो है प्राथमिकता देगी और एक नई सरकार का गठन करेगी? क्या राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, ये हमारे आपके सामने आएगा। इन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण हमने आपके सामने किया है। बरेली की घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपका इस पर क्या आपकी राय है? ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप ब्रेकिंग ट्यूब देखते रहिए, हमारे तमाम सारे इस तरह के कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। हमारे न्यूज प्लेटफॉर्म्स जो एक्स पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, उनको भी सब्सक्राइब करिए, उनको फॉलो करिए, ताकि हम इस तरह की पेशकश आपके सामने बार बार लेकर आते रहें। आपका धन्यवाद। नमस्कार।